गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स, और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में हूँ। और हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं एक लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के क्वांटम लक्षण। अब जब नाम आता है स्पेक्ट्रम, तो पहले इस शब्द स्पेक्ट्रम को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है कि जब कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट, या यूँ कहें कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो फिर जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि या तो एच न्यू एनर्जी के फोटोन का अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा। तो जब उत्सर्जन होता है तो लाइट एमिट होती है ना। तो लाइट एमिटेड जो लाइट होती है वो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। यानी कि कुछ इस तरीके से कि जैसे ये एक एनर्जी लेवल है और ये एक एनर्जी लेवल है, ये E2 है और ये E1 है। जब कोई परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी लेवल से E1 में जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे E2 माइनस E1 इस एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट होगा। तो इस फोटोन को या उत्सर्जित प्रकाश को जब हम लोग किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। अब जैसे एमिशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत तेज़ी से होती है जब हायर स्टेट में अगर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे फोटॉन्स जो हैं वो इसमें से एमिट होंगे। तो फिर हमें जो लाइनें हैं वो 2-3 जितने भी होंगे उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंग टू लाइंस मिलती जाएंगी। तो वो जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग कहते हैं वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो एक परमाणु ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम जैसे हीलियम प्लस है, आयनित हीलियम। इसी तरीके से जैसे लिथियम +2 है, जैसे बेरिलियम +3 है। इस तरीके से जो आयनाइज्ड हीलियम है और डबल आयनाइज्ड लिथियम है, ट्रिपल आयनाइज्ड बेरिलियम है, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो ये भी क्या है, जिस तरीके का हाइड्रोजन का बिहेवियर होता है उसी तरीके का इन आयनाइज्ड तत्वों का बिहेवियर होता है। तो हम इनके स्पेक्ट्रम के क्वांटम लक्षण जो है वो आज पढ़ने वाले हैं कि जब किसी हाइड्रोजन में से विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन अणु जो है वो वियोजित हो जाता है और उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जिनका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की गैस है भरी हुई और उसके अंदर क्या होता है, विद्युत विसर्जन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, 12th के अंदर एक टॉपिक था हमारा अलग अलग वोल्टेज पे विद्युत विसर्जन का। तो वो जो से उसमें एमिशन को चिंगारियों के रूप में आप देखते हो, कुछ इस तरीके का एमिशन होता है उसके अंदर, ठीक है। वो एक तरीके क्या होती है, एनर्जी होती है जिससे जो हाइड्रोजन अणु है वो टूट जाता है H परमाणुओं में, ठीक है, और वो एक्साइटेड हो जाता है उस एनर्जी से, जिससे वो अदर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जहाँ से एमिशन से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये मैंने अपने नोटबुक में ड्रॉ नहीं किया है अभी, इसीलिए मैंने ये बुक से ही आपको इसका फ़ोटो भेजा है। तो पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो बना हुआ है, ये बीच में ब्लैंक जो है ना, मतलब ये जो पूरा गहरा निशान जैसे ये रहता है ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है ना। जहाँ पे ये जो वाइट वाली लाइन मिलती है ना, वहाँ पे उस वेवलेंथ की जो लाइट है वो हमें मिलती है। इसीलिए मतलब वो जहाँ पे खाली दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, हमें स्पेक्ट्रम में मिलता है, या यूँ कहें कि उस वेवलेंथ की लाइट जो है वो हमें मिलती है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को
सबसे पहले बामर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था विजिबल रीजन के अंदर जो स्पेक्ट्रम मिला था। अब जैसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जो ईएम रेडिएशन होता है वो एक वाइड रेंज है, उसके अंदर सब तरह के लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश है वो उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसको उसकी वेवलेंथ या यूँ कहें कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। तो बामर जो था उसने सबसे पहले विजिबल रीजन में जो हमें लाइट मिली है उसके लिए एक फॉर्मूला जो है या सूत्र जो है वो स्थापित किया था तरंग संख्या का, न्यू बार इज इक्वल टू, या यूँ कहें कि न्यू बार इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान 3, 4, 5 इस तरीके से। तो यानी कि तीसरे जो सेकंड ऊर्जा स्तर होगा उसके अंदर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे सबसे आने वाला प्रकाश जो है वो जब उसमें उत्सर्जित होगा, मीन्स कि जो n इज इक्वल टू 2 वाला एनर्जी लेवल है उस पर आएगी लाइट। कहाँ से? किसी भी एनर्जी लेवल से आ सकती है ऊपर के, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल से आ सकती है ऊपर वाले से। तो इससे जो लाइट एमिट होगी ना, उसके लिए एमिटेड लाइट के लिए तरंग संख्या का जो सूत्र है वो ये दिया जा सकता है। ठीक है, वेव नंबर से जिसको हम कहते हैं। वेव नंबर जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ, जिसको हम लिख सकते हैं ν/c के बराबर। ओके, तो उसने सबसे पहले विजिबल रीजन के लिए ये दिया था। उसके बाद तो क्या हुआ, पूरे स्पेक्ट्रम को ही अलग अलग सीरीज़ के अंदर डिवाइड कर लिया गया था। ऊपर स्पेक्ट्रम में दिया हुआ भी है, जैसे पूरे स्पेक्ट्रम को अलग अलग भागों में जहाँ बांटा गया था, इसको हम कहते हैं बामर सीरीज़। ठीक है, ये जो इतना विजिबल रीजन में हमें मिलता है ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये विजिबल रीजन इतना ही है, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का स्पेक्ट्रम ये बामर ने एक्सप्लेन किया। ये इधर वाला पाशन और इधर वाला लाइमन और ये ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से इन सारे स्पेक्ट्रम को क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं के नाम पर जो ये तरंग संख्या का जो रेखाएं होती हैं उनको हम लोग एक श्रेणी का नाम दे देते हैं। जैसे बामर ने जो तरंग संख्या के लिए सूत्र दिया था उसको हमने बामर श्रेणी का नाम दिया, और इसी आधार पर के क्या हुआ कि बाकी जो रीज़न थे उनको जिन जिन वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया, तो उन साइंटिस्ट के नाम पर क्या हुआ कि उनका उन रेखाओं की जो श्रेणी है उसका नाम दिया गया। जैसे विजिबल रीजन को एक्सप्लेन करने वाले बामन थे, तो उसमें जो लाइनें हैं या जो रेखाएं हैं या जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए बामर सीरीज़, और जो इधर एक्सट्रीम यूँ कहें कि अल्ट्रा वायलेट रीजन है उसके लिए लाइमन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था एक्सट्रीम इंफ्रारेड का, सॉरी अल्ट्रा वायलेट का। तो उसके आधार पर उनका नाम क्या दिया गया, लाइमन सीरीज़। तो हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। लाइमन जो था उसने मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसके एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो लाइनें थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए तरंग संख्या का सूत्र दिया था, और इसीलिए इसे लाइमन सीरीज़ कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा या यूँ कहें कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है। ये वाला रीजन होता है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, इसके लिए तरंग संख्या का सूत्र दिया था उन्होंने 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये n1 का मान इन्होंने क्या रख दिया है 1, और n2 का मान क्या है n है। ठीक है, तो n बराबर 2, 3, 4, यानी कि आएगा तो n इज इक्वल टू 1 में, और कहाँ से आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके इन्फिनिटी तक। किसी भी एनर्जी लेवल से लाइट जो है वो ग्राउंड लेवल पे आएगी, और उसकी वजह से जो एमिशन होगा उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको उस स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़ कहते हैं। यह श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आदि कक्षाओं से प्रथम कक्षा में स्थानांतरण के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है बामर सीरीज़, लाइमन सीरीज़ मिलती है एक्सट्रीम। इसमें आपको मेन जो चीज़ें हैं याद करने की वो ये हैं, एक तो कौन से रीजन में कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ इन एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रीजन, और उसमें तरंग संख्या के सूत्र के अंदर या यूँ कहें कि उसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, ग्राउंड लेवल पे, या यूँ कहें कि n इज इक्वल टू 1 वाला एनर्जी लेवल है उस पर होगा, है ना, और
फर्स्ट एनर्जी लेवल पे होगा और समस्त ऊर्जा स्तरों से 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, फिर उसके बाद है बामर सीरीज़, ये विजिबल रीजन में हमें मिलती हैं। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, n इज़ इक्वल टू 3, 4, 5 से n इज़ इक्वल टू 2 वाले एनर्जी लेवल में ये ट्रांजिशन जो है वो होता है। ठीक है, और फिर है पाशन सीरीज़। पाशन सीरीज़ जो होती है ये किस रीजन में हमें मिलती है, ये हमें मिलती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका n इज़ इक्वल टू 3 बराबर वाले एनर्जी लेवल में उन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे, चौथे, पाँचवें, छठवें एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में आएंगे। तो उस ट्रांजिशन से एमिटेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें पाशन सीरीज़ देता है। ओके, इंफ्रारेड रीजन में। उसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और ये एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन। और इसके तरंग संख्या सूत्र से हमें पता लगता है कि n इज़ इक्वल टू 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक के एनर्जी लेवल से, और ये चौथे एनर्जी लेवल में लाइट आएगी। तो उस ट्रांजिशन से ब्रैकेट सीरीज़ जो है वो मिलती है। इसी तरीके से फुंड सीरीज़ होती है, और ये सीरीज़ जो होती है ये भी हमें एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। ब्रैकेट और फुंड जो है वो एक ही रीजन में मिलती है, एक्सट्रीम इंफ्रारेड। बामर विजिबल में और लाइमन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट में, और उसके बाद कौन सी रह गई, पाशन इंफ्रारेड में। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, 6, 7, 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या करेंगे, 5वें ऊर्जा लेवल के अंदर आएंगे, और उससे फंड सीरीज़ जो है वो हमें मिलती है। ओके, तो ये लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड, ये 5 सीरीज़ जो है आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा और किस रीजन में ये पाई जाती है। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। ओके, और इनका जो तरंग संख्या का सूत्र है वो आपको याद रखना है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिराइव ही किया था जब हम लोगों ने एनर्जी निकाली थी, और उसको तरंग संख्या के फॉर्मूले में रखा था, रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह सब लास्ट लेक्चर के अंदर। और ये यहाँ पे इसका डायग्राम है, n इज़ इक्वल टू 1 का एनर्जी लेवल ये है, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। ठीक है, और ऊपर जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो इधर भी है एक, है ना। तो अब देखो लाइमन में क्या होता है, 1 पे आती है लाइट और इन्फिनिटी तक की जितने भी एनर्जी लेवल हैं उन सब से। तो ये देखो ये इन्फिनिटी वाले से भी आ रही है, इसके बाद वाले से, 5वें से, चौथे से, तीसरे, दूसरे, सबसे क्या है 1 वाले एनर्जी लेवल पे आती है, तो ये लाइमन है। 2 पे आए तो बामर, 3 पे आए तो पाशन, 4 पे आए तो ब्रैकेट, और 5वें पे आए तो फंड है। ओके, अब क्या होता है, जैसे ये तो था हाइड्रोजन एटम जिसके लिए हमने ये निकाला। अब कुछ जो होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब यानी कि जैसे हमने बताया था ना शुरू में कि लिथियम द्विआयनित Li+2 जो है, तो वो भी क्या है, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। इसी तरीके से जो हीलियम है, हीलियम प्लस, तो ये भी क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है। तो इनके लिए भी जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया होगा तो वो भी कुछ इसी तरीके के गुण रखता होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कि हम लोग जानते हैं तरंग संख्या का सूत्र होता है 1/λ RZ² 1/n1² माइनस n2²। क्योंकि हाइड्रोजन में तो Z जो था वो 1 था, तो हमने उसको वहाँ पे तो 1 हो गया था ये। अभी जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम में आपको Z को Z यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ये जो है वो वेरी करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर समान क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्रोतों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से हीलियम प्लस द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्ध्य हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण के तरंगदैर्ध्य से 4 गुना कम होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक तो हीलियम है, एक हाइड्रोजन है, तो तरंग संख्या में के जो सूत्र में अगर n1 n2 का मान समान हो, समान क्वांटम संख्या मतलब n1 n2 समान, तो हाइड्रोजन के लिए भी और हीलियम के लिए भी, तो इनके तरंग संख्या सूत्र में डिफरेंट क्या होगा। अब देखो इधर क्या है Z², अगर हाइड्रोजन की बात करें
तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कुछ हमने रख दिया C, ठीक है, ये हो गया। और अब हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर तो क्या हो गया, Z² का मतलब 4, 1/μ है ना, ये 1/λ, सॉरी ये नहीं है ना, ये तो आवृत्ति का है, तो 4C। तो ये क्या कहना चाहता है, तरंग दैर्ध्य जो है हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है उससे 4 गुना कम होता है। तो तरंग संख्या क्या है, हीलियम की 4 गुना ज़्यादा है इससे, हाइड्रोजन वाले से। तो तरंग संख्या अगर ज़्यादा है तो तरंग संख्या का उल्टा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, हीलियम एटम की 4 गुना कम हो जाती है। तरंग अगर समान क्वांटम संख्या है तो भी क्या होता है, इन ऊर्जा स्तरों से उत्सर्जित जो विकिरण है उसमें तरंग दैर्ध्य में 4 गुना कम होती है हीलियम की। समझ गए ना आप लोग। जैसे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे ना, अगर N1 N2 समान है, R तो कांस्टेंट है, तो हाइड्रोजन के लिए तो जैसे यूँ कहें कि 1/λh जो है, जैसे मान लो कुछ वैल्यू आ गई 5 आ गई पूरे फार्मूले से, और Z² क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या आएगा, हीलियम के अंदर आ जाएगा 5 एज इट इज़, क्योंकि N1 N2 समान है, R भी समान है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो λh का मान है 1/5 और λhe का मान कितना है, 1/5 गुणा 4, यानी कि 4 गुना कम हो गया ना ये, ठीक है। इस तरीके से तरंग संख्या का मान जो है हाइड्रोजन से 4 गुना कम हो जाता है। इसमें माइनर चेंज और भी आते हैं, जैसे क्या है कि जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट हमने लिया है एज ए कांस्टेंट है, बट इसमें क्या होता है, जैसे मास ऑफ हीलियम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है, तो माइनर चेंज उसकी वजह से भी आ जाता है। जैसे 5 तो 5 ही नहीं, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ये। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हीलियम जो है उसके अंदर क्या होता है, हीलियम में N2 बराबर 4 से N1 बराबर 2 में संक्रमण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो हाइड्रोजन परमाणु में N2 बराबर 2 से N1 बराबर 1 में संक्रमण से इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लगभग समान होता है, और माइनर चेंज जो है वो R के मान के अंतर के कारण आता है। तो इसमें जैसे इसने कहा कि हीलियम जो है उसमें N1 का मान आपको रखना है 2, और N2 जो है उसका मान रखना है आपको 4। हीलियम के लिए जब आप ये मान रखोगे तो जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, जैसे लैम्डा 1/λ फॉर हीलियम इज़ इक्वल टू R × 4, और जैसे N1 का मान रखेंगे 2 तो 4 आ जाएगा, और N2 का मान 4 रखेंगे तो 16, तो ये बन गया 12/16 गुणा 4, तो नीचे इसमें ये बन गया 4Z² से, और ये 1/4 माइनस 1/16, ये क्या बन गया 12/4 गुणा 16, तो 3/4 आता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4, तो ये भी क्या है 3/4 आता है। यही कहता है ये कि हम लोग अगर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्वांटम संख्याएं कुछ इस तरीके से रखेंगे, हीलियम में N1 बराबर 2 और हाइड्रोजन में N2, और हीलियम में N2 बराबर 4 और हाइड्रोजन में N1 तो 2 और N2 क्या है 2, तो फिर क्या है तरंग दैर्ध्य जो वो लगभग समान मिलती है। जो एल्कली मेटल्स होती हैं, जो क्षारीय धातुएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सभी क्षारीय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, इन सब में क्या होता है, वर्णक्रम या यूँ कहें कि स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए इसे हम एल्कली स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि सभी क्या है उनके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबका लगभग समान नेचर रहता है, स्पेक्ट्रम जो है वो एक जैसा ही मिलता है। तो इसको भी हम लोग क्या है 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक तो है फर्स्ट है मुख्य सीरीज़, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग p ऊर्जा स्तरों में होता है, और वो विभिन्न p ऊर्जा स्तरों, इसमें ये लाइन अधूरी लिखी गई है, ये इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न p ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम s ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है। तो न्यूनतम s ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका जो तरंग संख्या सूत्र है वो कुछ इस तरीके से है, न्यू p फॉर प्रिंसिपल सीरीज R/1 + μs माइनस R/m + μp।
तो यहाँ पे m जो है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। देखो r का मान जब आप 1 रखते हो ना, सॉरी m का मान है ना, m का मान जब 1 या 2 से छोटा रख देते हो तो फिर ये न्यू p का मान जो है वो ऋणात्मक आ जाएगा। इसलिए ये कंडीशन है कि m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर प्रिंसिपल सीरीज़। ओके, और उसके बाद है फुट सीरीज़ या फिर शार्प सीरीज़ इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल सीरीज़ में क्या होता है, अलग अलग p ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम s ऊर्जा स्तर में आता है। तो फुट में क्या होता है, शार्प में विभिन्न s ऊर्जा स्तर जो होते हैं, जिसमें से न्यूनतम वाला नहीं लेंगे हम लोग, उससे ऊपर वाले सभी, उनसे क्या है न्यूनतम p ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो इससे हमें उत्सर्जित विकिरणों की जो तरंग संख्या है वो मिलती है न्यू s बार इज इक्वल टू r/2 + μp² माइनस r/m + μs²। यानी कि जैसे इसमें क्या होता है, p से s में जाते हैं, इसमें क्या होता है s से न्यूनतम p में जाते हैं, इस तरीके से। और इसमें भी m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद है s फुट या डिफ्यूज़ सीरीज़। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं d ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम p ऊर्जा स्तरों में जाते हैं, तो d से p में जाएंगे, d से p में जाएंगे तो m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ है मूलाभ या फंडामेंटल सीरीज़ या बर्जमान सीरीज़। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन f ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम d ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं। ठीक है, f ऊर्जा स्तर से d में। तो जो फाइनल वाला होगा उसकी तरंग संख्या माइनस इनिशियल वाले की तरंग संख्या, यही सूत्र होता है, m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 सीरीज़ हमें मिलती हैं, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज़ और फंडामेंटल सीरीज़। इसमें जो ये μs, μp, μd, μf ये जो यूज़ किए गए हैं वो कहलाते हैं अभिलाक्षणिक नियतांक। क्या कहलाएंगे, अभिलाक्षणिक नियतांक। जैसे μs है तो वो शार्प फुट के लिए, μp है तो वो प्रिंसिपल के लिए, μd है तो वो डिफ्यूज़ के लिए, μf है तो वो फंडामेंटल के लिए, कुछ इस तरीके से रहते हैं। और इनके मान भी कुछ इस तरीके से रहते हैं। देखो μs जो है वो सबसे बड़ा, उससे छोटा μp, उससे छोटा μd, उससे छोटा μs। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, जो मुख्य और स्फुट श्रेणियों के लिए m का न्यूनतम मान जो है वो 2 होता है। मुख्य और स्फुट श्रेणियों के लिए m का न्यूनतम मान 2 होता है। ये जैसे अपने है ना, m का न्यूनतम मान 2 होता है, उसके बाद 2 से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा से छोटा नहीं हो सकता। इन सभी श्रेणियों से क्या होते हैं, तरंग संख्या के क्वांटम लक्षण परिलक्षित होते हैं। ये क्वांटम नेचर तो सब में शो हो रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, तभी तो ये एमिशन हुआ है। अगर गैप नहीं होता तो गैप के बिना तो एमिशन हो ही नहीं पाता, फिर तो वो तो कंटिन्यूस हो गया, कोई एनर्जी डिफरेंस था ही नहीं, तो वो फ्रीली मूव कर रहा था चार्ज। लेकिन क्या है, यहाँ पे गैप है, इसकी वजह से जो गैप के बराबर एनर्जी है, उस गैप के बराबर एनर्जी को वो एमिट कर देता है, जिससे हमें फोटोग्राफिक पिक्चर पे फिल्म मिल जाती है। ओके, और फुट तथा एस फुट श्रेणियों की सीमाएँ जो हैं वो समान हैं, और उपरोक्त समान सीमा तथा मुख्य श्रेणी की सीमा के बीच तरंग संख्या अंतराल जो है वो मुख्य श्रेणी के प्रथम वर्णक्रम के तरंग संख्या के बराबर होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा जो याद रखना है या ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो तो यही हैं, जैसे लाइमन, बामर, पाशन ब्रैकेट, और फिर उनके रीज़न, किस किस रीज़न में वो पाई जाती हैं, फिर उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, कौन से लेवल से कौन से लेवल में ट्रांजिशन होगा, फिर उसके बाद एल्कली लाइक एटम्स जो होते हैं या एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनके लिए कौन कौन सी सीरीज़ मिलती हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले वगैरह जो हैं या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल जाए तो हम ये करेंगे कि केमिस्ट्री की बुक से थोड़ा सा इसके बारे में गेन करेंगे। बाकी इतना इसका ज़्यादा पार्ट है नहीं है, हम लोग जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जो आगे टॉपिक रहेंगे वो हमारी यूनिट में क्या है, ज़्यादा फेवरेबल हैं, और वो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर भी हम लोगों ने इसको कर लिया है। अगर फिर भी इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम रहे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आज इतना ही। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।